कच्चे तेल में नरमी के साथ बाजार में आज फिर कुछ राहत देखने को मिली है। निफ्टी बढ़ा है करीब 100 पॉइंट, 100.95 टू बी एग्जैक्ट, और 0.43% के उछाल है। 23,483.55 पर जाके बंद हुआ है निफ्टी। और सेंसेक्स बढ़ा 382.50, 382.5, और वो आधा परसेंट, 0.52% की बढ़त वहां है। 74,649.84 पर सेंसेक्स बंद हुआ है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अच्छे संकेत नहीं दे रहा है अगर आप उसकी तरफ देखेंगे, लेकिन आज के इस बाजार से परे मॉर्गन स्टैनली बाजार पर फिर बुलिश है। उन्होंने भारत के बाजार, उनका कहना है कि आने वाला वक्त, आने वाला साल एक मजबूत साल आगे आ रहा है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ अब रफ्तार पकड़ रही है, अर्निंग्स की ग्रोथ बढ़ रही है, कंपनियों की कमाई में तेजी आने की रफ्तार बढ़ रही है। और इसीलिए अब, और वैल्यूएशंस और इन्वेस्टर सेंटिमेंट दोनों अब एक्सट्रीम की तरफ नहीं है, एक्सट्रीम से परे हट रहे हैं, ये मानना है उनका। और उनकी नई इंडिया इक्विटी स्ट्रेटजी प्लेबुक आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत अब एक लंबे अप साइकिल के लिए, तेजी के एक लंबे दौर के लिए तैयार दिखाई पड़ रहा है। उसमें उसको कॉर्पोरेट अर्निंग्स से भी सहारा मिल रहा है, पॉलिसी बैकड्रॉप से सहारा मिल रहा है। जो सरकार की नीतियां हैं वो कारोबार के लिए, बाजार के लिए फेवरेबल दिख रही हैं। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फ्लोज, जो डोमेस्टिक फ्लो अब इस वक्त सबसे बड़ा बज़वर्ड भारत के बाजार का है, डोमेस्टिक फ्लो। भारत के मिडिल क्लास इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर्स का एसआईपीज के जरिए जाने वाला पैसा अब भारत की शेयर बाजार की सबसे बड़ी ताकत फिलहाल बना हुआ। हालांकि इस पर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, उस पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं कि कहीं ये पैसा बर्बाद तो नहीं हो रहा है, कि विदेशी निवेशक इसको लूट के ले जा रहे हैं, ऊंचे भाव पे अपने शेयर बेचने का उनको मौका मिल रहा है। लेकिन वो एक अलग कहानी है। ये इनको दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक फेवरेबल हो रहा है, और ऐसे में वो कह रहे हैं कि अब भारत की कॉरपोरेट अर्निंग्स, कंपनियों की कमाई में तेजी का नया दौर शुरू हो रहा है, एक अप साइकिल वहां आ रहा है। और हालांकि उनका कहना है कि अभी ऐसा नहीं है कि रिस्क खत्म हो गए हैं। आप शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में देखेंगे तो कुछ रिस्क बने हुए हैं, जैसे मिडिल ईस्ट की लड़ाई, जो इस वक्त का सबसे बड़ा दुस्वप्न है, बुरा सपना है। और साथ में एक सूखे का डर, क्योंकि मानसून खराब होने की भविष्यवाणी आ गई है। 11 साल में सबसे कमजोर बारिश होने की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। और इसकी वजह से जो गर्मियों की बुआई होती है खेती की, वो उस पर असर पड़ने जा रहा है। तो अब सूखा आज की तारीख में वैसा नहीं पड़ता है जैसा सूखा आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन सूखा तो सूखा है। तो ऐसे में उसको नियर टर्म रिस्क जरूर दिख रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आने वाले कई क्वार्टर्स, कई तिमाहियों तक उनको अब अर्निंग्स की ग्रोथ की रफ्तार बढ़ती हुई दिख रही है। और ऐसे में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स पे बहुत बुलिश हैं। उससे उन्हें एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, फर्टिलाइजर्स और डेटा सेंटर्स, ये सेक्टर्स उनको अच्छे दिख रहे हैं। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो भारत का 37.5% आने वाले अगले 5 साल में हो जाएगा, और इससे ग्रोथ के लिए एक जोरदार फाउंडेशन, एक मजबूत बुनियाद मिलेगी। साथ में वो तमाम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स दिखा रहे हैं जिसकी वजह से भारत के शेयर बाजार को सहारा मिल सकता है, जिसमें करेंसी का कमजोर होना शामिल है। साथ में इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट, क्योंकि महंगाई बढ़ने के साथ इंटरेस्ट रेट और इसका असर बदलता है। और फिजिकल स्टेबिलिटी, नहीं, सरकारी खजाना मजबूत है, राजकोषीय घाटा या कोई ऐसी चिंता, वहां कष्ट नहीं है उनको। ये एक फिजिकल स्ट्रेंथ उनको दिख रही है। और साथ में वो देख रहे हैं, जो जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग इक्विटी में पैसा लगाते हैं, उनकी नज़र से अगर देखें तो वो कह रहे हैं एक बड़ा अच्छा मिक्स दिख रहा है, बहुत कंपेलिंग है, यानी आकर्षक परिस्थितियां दिख रही हैं, जिसमें अर्निंग्स में अच्छी भली चारों तरफ, मतलब ब्रॉड बेस्ड अर्निंग ग्रोथ है। ऐसा नहीं कोई कंपनी अच्छा करेगी, कोई खराब करेगी, ज्यादातर कंपनियां अच्छा करेंगी, ऐसा दिख रहा है। डोमेस्टिक इक्विटी इनफ्लो, जो पहले अभी मैंने कहा, अभी भारत के मिडिल क्लास का पैसा जम के आ रहा है बाजार में। आईपीओ की एक अच्छी तगड़ी पाइपलाइन दिखाई पड़ रही है। रिलेटिव वैल्यूएशंस भी अब अच्छे हैं पुराने समय के मुकाबले। और विदेशी निवेशकों की पोजीशनिंग हिस्टोरिकली लो है, बहुत ही नीचे है, यानी कि उनकी तरफ से अब और बड़े बड़े खतरे, बड़े बड़े जोखिम आने के की आशंका कम होती जा रही है। तो ऐसे में, और साथ में उनका कहना है एक और इम्पॉर्टेंट चीज है
कि दुनिया भर के मुनाफे में भारत की जो हिस्सेदारी है दुनिया की टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट में, तो उनकी जो ग्लोबल इंडाइसिस हैं, तरह तरह के जो इंडेक्स हैं दुनिया के पैसे के बंटवारे के लिए बने हुए, उनमें जो भारत का वेट है और प्रॉफिट में भारत की जो हिस्सेदारी है, इसका अनुवाद अनुपात पिछले 2009 के बाद से सबसे ज्यादा है। यानी अपने वेट के मुकाबले काफी ज्यादा प्रॉफिट भारतीय कंपनियां कमा रही हैं। तो ऐसे में वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट केस भारत के लिए बिल्कुल स्ट्रांग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिंताओं और आशंकाओं के बावजूद, और विदेश से आने वाले इंपोर्टेड कच्चे तेल पर भारत की बहुत कह सकते हैं बहुत बुरी तरह निर्भरता के बावजूद भारत का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट केस बिल्कुल इंटैक्ट है, उनका ये कहना है। और साथ में वो कह रहे हैं कि साहब एक जो डायरेक्ट एआई प्ले नहीं है, ये एक बड़ा चैलेंज है भारत के शेयर बाजार के लिए, भारतीय इंडस्ट्री के लिए। और साथ में वो ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि एआई से जुड़ा हुआ जो डिसरप्शन आएगा आईटी सर्विसेज में, उससे ये चिंता और बढ़ सकती है आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में। लेकिन उनका मानना है कि भारत एक ज़्यादा बड़े सिचुएशन से फ़ायदा उठाने की स्थिति में, एक मल्टीपोलर ग्लोबल इकोनॉमी जो बन रही है, जिसमें अब भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत की जीडीपी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई करेगा। भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ेगी आने वाले 10 सालों में। ये रिपोर्ट साथ में ये भी कह रही है कि भारत की जो नौजवान पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, जवान आबादी है, और साथ में आमदनी बढ़ती हुई दिख रही है लोगों की, ये एक बड़ी की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है दोनों। तो अब वो कह रहे हैं 2025 में भारत ने दुनिया की जीडीपी का 18% कंट्रीब्यूट किया है, और आने वाले सालों में ये कंट्रीब्यूशन की हिस्सेदारी और बढ़ने की उम्मीद उनको दिख रही है। तो वो अब दूसरी तरफ से कह रहे हैं उनको लगता है कि दुनिया में जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट है, उसमें भारत बहुत तेजी से बढ़ने वाला बाजार है, और वो और तेजी से बढ़ता रहेगा, जिससे यहाँ डेटा सेंटर बूम के लिए अत्यंत अनुकूल परिस्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि जो एआई से ड्राइव होने वाला प्रोडक्टिविटी का गेन है, उसमें भी भारत एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, वो डायरेक्ट एआई प्ले ना हो इसके बावजूद, जिससे कि यहाँ लेबर प्रोडक्टिविटी में एक कमज़ोर स्टार्टिंग पॉइंट के बावजूद वो कह रहे हैं अगर भारत अपनी नॉमिनल ग्रोथ को बढ़ा के 12% पहुंचा सके, रियल नहीं नॉमिनल ग्रोथ, तो फिर इक्विटी मार्केट एक लंबा कंपाउंडर बन सकता है। जो बचा हुआ हिस्सा भी इस डिकेड का बचा है, अगले 4 सालों में भारत में अच्छी कंपाउंडिंग हो सकती है इक्विटी मार्केट में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। पोर्टफोलियो का जहाँ तक सवाल है, तो उनका मानना है कि जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स हैं, वो सबसे अच्छा सेक्टर उनको दिख रहा है, सबसे अच्छी थीम दिख रही है डिफेंसिव और एक्सटर्नल फेसिंग सेक्टर्स के मुकाबले। यानी कि जो सिक्लिकल सेक्टर्स भारत के डोमेस्टिक कंजम्पशन के भरोसे हैं, जिनका धंधा भारत के भरोसे है, जो एक्सपोर्ट के भरोसे हैं या जो डिफेंसिव हैं, इन दोनों के मुकाबले भारत में कारोबार करने वाले, भारत के लोगों को सामान या सर्विसेज बेचने वाले सिक्लिकल्स में ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद उनको दिख रही है। वो फाइनेंशियल्स पर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर पर और इंडस्ट्रियल्स पर ओवरवेट हैं, जबकि एनर्जी, मटेरियल्स, यूटिलिटीज और हेल्थ केयर पे वो अभी अंडरवेट बने हुए हैं। साथ में वो एक चीज जरूर कह रहे हैं कि भारत का आईटी सर्विसेज सेक्टर जो है एक अचानक एक जिसको सरप्राइज आउट परफॉर्मर हो सकता है, क्योंकि कंपनीज अब धीरे धीरे मूव कर रही हैं और वो एआई एप्लीकेशंस और सॉल्यूशंस बनाने लगी हैं। लेकिन साथ में एक चीज और कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा रिस्क है वो अब ज्यादातर एक्सटर्नल है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, यानी जैसा अभी अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है, दुनिया की ग्रोथ का स्लो डाउन, और कच्चे तेल के आयात पर भारत की जो निर्भरता है, ये भारत के लिए बड़ा कष्ट बन सकते हैं। जबकि डोमेस्टिकली उनका कहना है कि अगर खेती में कमाई कम होती है, खेती में प्रोडक्टिविटी कम होती है, जुडिशरी में कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, मतलब अदालतों में जो लंबी लंबी लाइनें, मुकदमे के फैसले नहीं होते हैं, ये भी उनको एक कष्ट का कारण दिखता है, क्योंकि कारोबारी डरता है इस बात से कि हम अगर मुकदमेबाजी में फंस गए तो फिर हमारा धंधा कैसे चलेगा। और एआई का लेबर मार्केट पे जो इम्पैक्ट हो सकता है, ये तीन उन्हें कष्ट के कारण दिखाई पड़ रहे हैं। और पिछले महीने एक रिपोर्ट थी जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने 89,000 का टारगेट दिया सेंसेक्स के लिए आने वाले 12 महीनों में,
क्योंकि उनका कहना है कि भारत अब 6 क्वार्टर्स की अर्निंग स्लोडाउन से उबर के बाहर निकल आया है और अब वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है। विज अड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।